हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 4th मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के टॉपिक मैग्नेटिक फोर्स को। आज जो है हम लोग का टॉपिक, उस पे भी एक सब टॉपिक है जो कि है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और फिर हम लोग इस पे जो मेनली पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ स्ट्रेट रॉड। उसके बाद फिर एक किसी आर्बिट्री शेप्ड वायर में लॉरेंट फोर्स कितना लगेगा उसको हम लोग फाइंड करना सीखेंगे, उसके एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे। ठीक है। अब इसके पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके जो पिछले लेक्चर था उस पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है। हम उस पे जानते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई एक चार्ज है Q और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। लेट अस सपोज जो चार्ज है Q वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इस वेलोसिटी के बीच में अगर एंगल थीटा बन रहा है तो उसमें जो फोर्स लगता है, ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स लगता है उस वो लगता है हम लोग का क्यू वी क्रॉस बी, या ये कहें कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हम लोग का एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, जहां पर जो क्यू है वो है चार्ज, वी है उस चार्ज की वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड और थीटा जो है यहाँ पर वो है वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल। क्लियर यहां तक बात? तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो एक्सप्रेशन था वो था एक सिंगल चार्ज में लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन। ठीक है, हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे और एक जो हम लोग के पास रॉड है जिसमें कि एक करंट फ्लो कर रहा है स्टेडी रेट से, मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है, तो उस रॉड को अगर हम प्लेस करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में तो उसमें कितना फोर्स लगेगा वो हम लोग आज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट कंडक्टर जो है उसको पुट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, फिर देखेंगे उसमें फोर्स का एक्सप्रेशन क्या निकल कर आ रहा है। उसके बाद फिर एक आर्बिट्ररी शेप्ड वायर की तरफ अपने डिस्कशन को बढ़ाएंगे। क्लियर? तो कुछ चीजें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए और उसको हम रिवाइज करेंगे, और ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में। जैसा कि आपको याद हो वीडी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर इसके एक्सप्रेशन को देखें तो ये होता है ई टाउ बाई एम, जहां पर जो ई है उस कंडक्टर में मौजूद चार्ज कैरियर का चार्ज है। अब क्योंकि वहां पर चार्ज जो कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो ई है वो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यहाँ पर क्योंकि सिर्फ हम उसका मॉडुलस ले रहे हैं यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, सिर्फ आएगा ई। उसके साथ ही यहाँ पर ये जो कैपिटल ई है वो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी गई वो। टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि दो कोलिजन जैसे हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से भिड़ रहा है, इस तरीके से बहुत ढेर सारे कोलिजन्स हो रहे होंगे। उन सब का जो एवरेज कोलिजन टाइम है वो हम लोग का ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। और ये जो m है वो मास ऑफ दैट चार्ज कैरियर है। अब यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये है हम लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो कंसीडर करिए अगर हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ जो है वो L है। क्या है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक रॉड है जिसका की लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा, वो हो जाएगा एरिया इंटू थर्ड डायमेंशन। देखिए, एरिया जो होता है वो 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है। ठीक है, 2D क्वांटिटी है एरिया, और ये जो लेंथ है ये 1D क्वांटिटी है। तो जब हम 2D में 1D का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 3D, और 3D होता है वॉल्यूम, यानी कि इस एरिया में जब एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली डायमेंशन को मल्टीप्लाई किया जाता है, एरिया में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली डायमेंशन को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमें मिल जाता है वॉल्यूम। क्लियर? इस चीज को याद रखिएगा, काफी यूज होगा आगे आपके हायर स्टडीज में, या आगे जब भी आप चीजों को पढ़ेंगे तो इससे एरिया से वॉल्यूम तक
निकालना आसान चीजें हो जाएंगी। तो एरिया इंटू एल, ये हम लोग ने कर दिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एल, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायमेंशन थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो थी लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ये बन गया हम लोग का वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है इस रॉड का। अब एक चीज और, क्योंकि यहां पर ये कंडक्टर है तो इस पे मौजूद होंगे चार्ज कैरियर्स। मान लीजिए उस चार्ज कैरियर का जो कंसंट्रेशन है वो है स्मॉल एन। स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम हमने कंसीडर किया, एक यूनिट वॉल्यूम जैसे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक यूनिट वॉल्यूम है, या फिर लिख दिया जाए 1 मीटर क्यूब, ये भी एक यूनिट वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर करके 1 मीटर क्यूब बनाते हैं, और उसी तरीके से 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर करके 1 सेंटीमीटर क्यूब बनता है। तो ये भी एक यूनिट वॉल्यूम है और ये भी एक यूनिट वॉल्यूम है। अब क्योंकि हम एसआई यूनिट्स पे वर्क करते हैं तो 1 मीटर क्यूब हम यूनिट वॉल्यूम मानते हैं। तो उतने वॉल्यूम पे, यानी कि एक अगर हम एक क्यूब बनाते जिसका कि डायमेंशन 1 इंटू 1 इंटू 1 होता, तो उसके अंदर जो चार्जेस मौजूद हैं वो है स्मॉल एन, यानी कि स्मॉल एन को लिख सकते हैं हम लोग टोटल चार्जेस अपॉन वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्जेस अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो हमारा पर यूनिट वॉल्यूम निकल कर आ जाता है कि कितने चार्जेस हैं। ठीक है, ये इतनी चीज यहां तक हमें पता चल गया। उसके बाद फिर अब देखिए, अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये देख स्मॉल एन जो है, ये स्मॉल एन, ये स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और एक तरीके की ये डेंसिटी हो गई। तो अगर नंबर डेंसिटी है, तो अगर मैं बात करूं कि इतने वॉल्यूम में कितना होगा, ठीक है, ये जो रॉड है इसमें कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम कर देंगे। ठीक, तो जैसे ही हम इंटू वॉल्यूम करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा नंबर ऑफ चार्ज इन दिस रॉड। ठीक है, ये जो रॉड जिसकी की लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो हमारा नंबर ऑफ चार्जेस निकल कर आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ चार्जेस किसके बराबर हो जाएगा? एन इंटू, देखो वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम था ए एल, इसका ये हो गया एन ए एल। ये निकल कर आ गया क्या? नंबर ऑफ चार्जेस इस रॉड के अंदर जितने मौजूद हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक अगर रॉड, एक चार्ज है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल बनाते हुए अगर जाए, ठीक है, तो उसमें लगेगा फोर्स। तो लेट अस सपोज ये जो रॉड है इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, और ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये एक तरीके से ऐसी सिचुएशन पैदा कर रहा है कि अगर इस पे हम इस रॉड को अगर हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, क्या करें? अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो चार्जेस हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, यानी कि इनके बीच में 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो चार्जेस में लगेगा फोर्स। अब क्योंकि चार्जेस इस कंडक्टर के अंदर मौजूद हैं, तो इस पूरे कंडक्टर में एक फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि यहां पर एक चार्ज नहीं है, यहां पर कितने चार्ज मौजूद हैं? n नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं। तो n नंबर ऑफ चार्जेस के अंदर वो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, बात समझ पे आई? जैसे कि एक चार्ज का जब मूवमेंट हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर फोर्स लग रहा था कितना? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है। और अब क्योंकि n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो टोटल चार्ज हम यहां पर लिख सकते हैं और वो हो जाएगा n इंटू क्यू।
n इंटू क्यू, कैपिटल N इंटू क्यू, यानी कि अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल फोर्स कितना लगेगा, वो हो जाएगा n इंटू क्यू, ये हो गया टोटल चार्ज इंटू v। अब क्योंकि ये सभी के सभी एक करंट की वजह से मूवमेंट है, और करंट हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्जेस का मूवमेंट होता है एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अब लोग यहाँ पर स्टेडी स्टेट करंट की बात कर रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन में सारे चार्जेस हैं, जिसकी वजह से जो फोर्स भी होगा हम लोग का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही एक्ट होगा। तो सारे चार्जेस को हम लोग ने यहाँ पर पुट कर दिया, इंटू किया v इंटू किया b, और लगा दिया हम लोग ने साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम जानते हैं जो n है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस उस रॉड में जो मौजूद थे वो थे स्मॉल n इंटू a इंटू l। ठीक है, ये तो इस n की जगह पर हम पुट कर देंगे क्या, NaL, तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू NaL। अब देखिए इस कैपिटल N को रिप्लेस करके हम लोग इसको क्यों रख रहे हैं, ये बहुत खास वजह है। खास वजह ये है कि जो स्मॉल n होता है ना, ये बताता है मटेरियल की प्रॉपर्टी। जैसे कि कॉपर है और उसको कंपेयर किया जाए दूसरे मटेरियल जैसे कि आयरन के साथ, तो कॉपर की जो नंबर डेंसिटी वो ज़्यादा होगी, यानी कि आप सेम अमाउंट ऑफ कॉपर लीजिए और सेम अमाउंट ऑफ आप आयरन लीजिए, तो कॉपर के अंदर जो चार्जेस होंगे वो ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू आयरन, अगर आपने सेम साइज लिया है, यानी कि जो नंबर डेंसिटी होती है कॉपर की वो होती है ज़्यादा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग कैपिटल N की जगह पर स्मॉल n को लेते हैं और साथ ही में उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ चार्जेस वहां पर कितने मौजूद हैं पता चल जाता है। ठीक है, तो ये बताएं, ये स्मॉल n का इस्तेमाल से हमें पता चल जाता है कि वहां पर जो चीज़ है वो कौन सी है, क्योंकि n डिस्क्राइब करता है मटेरियल को, और Al उस मटेरियल के डायमेंशन को बता रहा है। जैसे कि रॉड बनाई थी तो रॉड का शेप एंड साइज बता दे रहा है Al। अब क्योंकि जो कैपिटल N था इस पे ये सारी जानकारी नहीं थी, तो इसको रिप्लेस कर दिया गया NaL से। ठीक है, क्योंकि जो कैपिटल N था वो सिर्फ नंबर बता रहा था। अब यहां से जब इसको स्मॉल n कैपिटल A और L से रिप्लेस किया तो ये पता चलने लगा शेप एंड साइज, और ये बताने लगा कि मटेरियल कौन सा है। फिर इस पे हमने मल्टीप्लाई कराया v, b और साइन थीटा। अब क्योंकि ये जो v है उस रॉड के अंदर मूव करने वाले चार्जेस की वेलोसिटी है, तो उस रॉड के अंदर यानी कि उस कंडक्टर के अंदर जिस वेलोसिटी के साथ चार्ज मूव करता है उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस v को हम लोग लिख सकते हैं vd। क्या लिखा जा सकता है, इस v को लिखा जा सकता है vd। क्लियर, यहां तक बात समझ पाई। तो ये हो गया NaL, और यहां पर q भी तो आएगा, n की जगह पर NaL लिख दिया, बाकी बचेगा q, तो यहां पर q भी आएगा, तो ये आ गया NaLQVD। अब अगर आपको याद हो चैप्टर 3 में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला ही डेरिवेशन था, जहां पर हम लोग इस एक्सप्रेशन तक जा रहे थे, J इज इक्वल टू सिग्मा ई तक, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, तो हम लोग ने कुछ चीजों को डिफाइन किया था, जहां पर कि ये जो NeAVD है, ठीक है, यानी कि N, ठीक है, N। अब क्योंकि यहां पर जो मूव कर रहे हैं चार्जेस वो इलेक्ट्रॉन है, तो Q को हटाकर हम लोग स्मॉल e को यहां पर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। क्या किया गया देखो फिर से बता दूं, F इज इक्वल टू NQ, टोटल चार्ज में मतलब सारे चार्जेस में हम लोग फोर्स को यहां पर देख रहे हैं। इस कैपिटल N को रिप्लेस कर दिया स्मॉल n कैपिटल A L से, और ये जो Q था इसको रिप्लेस कर दिया E से, क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ रहा है। ठीक है, इसी को अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में लिखना चाहें तो उसको भी लिखा जा सकता है, बट अभी हम लोग ये लेकर चल रहे हैं। तो F इज इक्वल टू NeALVD साइन थीटा, ये हो गया। अब इसी को देखो NeAVD, ये हमारा डिफाइंड होता है I करंट। कैसे डिफाइंड होता है, ठीक है, ये एक्चुअली हम लोग अपने जो पिछला हम लोग का
चैप्टर था उसमें इसको डिराइव करके निकाल चुके हैं, बट फिर भी इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि ये जो है एन ई और वी डी, ठीक है, एन ई वी डी ये इंटू ए, ठीक है, एन ई ए वी डी ये हो गया हम लोग का आई, यानी कि एन ई ए वी डी, और ये जो एन ई वी डी होता है ये होता है हम लोग का जे, ये क्या होता है जे होता है, ठीक है। एन ई ये ए उधर चले गया, ये वी डी इधर लिख सकते हैं और ए ऐसे, तो एन ई वी डी ये होता है हम लोग का करंट डेंसिटी, ये क्या होता है करंट डेंसिटी, ठीक है। तो आप पिछले चैप्टर से इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, तो यहां से हम लोग का एक्सप्रेशन बन जाता है। तो ये एन ई ए और वी डी इसके और इसकी जगह पर हम लोग ने आई को पुट कर दिया, ठीक है। ये एन ई ए वी डी आई हो गया और एल की जगह पर एल हो गया, ये बी हो गया और साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक एल लेंथ की रॉड है और वो भी कैसा है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की, ठीक है, और रॉड अगर ऐसी है और इस पे करंट जो है उसके फ्लो होने की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से शेप, मतलब इस तरीके से एंगल फॉर्म कर रही है। अगर तो मैं दोबारा बना देता हूं, तो हमारे पास कुछ ऐसा है, ये रॉड है और इस रॉड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसी ऐसी है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसकी वजह से हुआ क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी और जो करंट की डायरेक्शन है ऐसी, तो इनके बीच का एंगल देखते हैं, या हम लोग इसको कुछ ऐसा बना लेते हैं कि ये जो एल है लेंथ, ठीक है, एल लेंथ देखते हैं करंट की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच का एंगल थीटा। तो इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको समझ, ये वाला जो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म है वो क्या है, अगर एक रॉड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का एल लेंथ का है और ये कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है एक मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और वो रॉड ऐसे प्लेस्ड है, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड और इस रॉड के बीच में एंगल कितना बन रहा है थीटा, और एंगल देखेंगे कैसे, करंट की डायरेक्शन के साथ हम लोग एंगल देखेंगे। तो करंट की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, एंगल इतना, यानी कि इसमें जो फोर्स लगेगा वो हम लोग का आई एल बी साइन थीटा लगेगा। और इसी को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म पे लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं आई एल क्रॉस बी। अब सवाल आता है कि हम लोग तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन देख रहे थे, बट ये एल क्रॉस बी क्यों किया गया। एल क्रॉस बी इसलिए किया गया है क्योंकि करंट हम लोग डायरेक्टली नहीं देख पाते। अब रॉड अगर स्ट्रेट है, सबसे पहली बात, रॉड अगर स्ट्रेट है और उस पर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में ही मान लेते हैं कि वो रॉड का एक वेक्टर फॉर्म हो रहा है, उस रॉड से एक वेक्टर फॉर्म हो रहा है जो कि करंट की डायरेक्शन में है। तो एल क्रॉस बी हम लोग ले लेते हैं। तो सिंपली अगर हमारे पास एक रॉड है और उस रॉड में करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो एल वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में है, अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो जो एल कैप की जो डायरेक्शन होगी वो इधर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आई जो हमारा होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो वेक्टर आई हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, और हमें क्योंकि एसोसिएट करना था फोर्स को, क्योंकि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको एसोसिएट करना था, तो हमने लेंथ को ले लिया एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन पता चलती है आई की डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये हो गया एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है तो एल क्रॉस बी ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे। क्लियर यहां तक, कोई डाउट। अब उसके बाद ये एक्सप्रेशन हमारा निकल कर आया है जब एक सिंगल रॉड था, ठीक है, एक सिंगल रॉड था और उस पर जो
फोर्स लग रहा था वो इतना था, तो वो निकल कर आ गया क्या, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये था एक सिंगल रॉड जिसके की लेंथ अगर एल हो। अब सपोज करिए कि आपके पास एक आर्बिट्ररी शेप्ड का वायर है, एक आर्बिट्ररी शेप्ड का वायर है, और आपको इसमें बताना है कि जो हमारा फोर्स है वो कैसे लगेगा। तो इस पूरे आर्बिट्ररी शेप्ड वायर को क्या कंसीडर किया जा सकता है, छोटे छोटे स्ट्रेट रॉड से मिलकर बना हुआ इसको कंसीडर किया जा सकता है, और हर एक छोटे पार्ट को मान लिया गया कि ये है डी एल जे। ठीक है, डी एल जे ये मान लिया गया। डी एल जे यानी कि जे रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा वाला है। ठीक है, डी एल जे रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा वाला है, और जो ये हम लोग का है आ, ये वाली लेंथ, ठीक है, वो रिप्रेजेंट हो रही है कि डीएल से। क्लियर यहां तक। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, F इज इक्वल टू समेसन जे आई डी एल जे इंटू बी। इस तरीके से ये चीजें यहां पर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद यहां पर क्या होगा कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल कर आया कब के लिए, कि जब एक आर्बिट्ररी शेप्ड वायर हो, जहां पर कि जो डी एल जे है वो है एक आर्बिट्ररी शेप्ड वायर के छोटे छोटे सेक्शंस। ठीक है, डीएल जे रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिसेस कि कौन सा वाला है, तो हम इसको समेशन करके हर एक उसके लिए फोर्स को समेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी जो हम लोग का एक्सप्रेशन निकल कर आया था ये वाला, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, या फिर इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेट वायर की बात आ गई, अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम्स। तो मास हमारा कितना हो गया, मास हमारा हो गया 0.2 kg। ठीक है, ये हमारा हो गया मास, एसआई यूनिट्स पे लेते हैं तो मास हो गया इतना 0.2 kg। एंड लेंथ 1.5 मीटर, जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 1.5 मीटर्स। ठीक है, कैरीज अ करंट 2 एम्पियर, जो करंट की वैल्यू है वो है 2 एम्पियर, जो करंट है वो कितना है 2 एम्पियर है। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाई अ यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रॉड है ये मिड एयर पर सस्पेंडेड है एक हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड से, यानी कि रॉड जो कि कुछ ऐसी है और ये मिड एयर पर लटकी हुई है एक हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, और कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। जो हम लोग का ज़्यादातर डिस्कशन है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे ही बेस्ड है। ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वैसे ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है और इस पे सस्पेंडेड है एक स्ट्रेट वायर। अब सस्पेंडेड का मतलब ये है कि हवा में लटकी हुई है। अब ये हवा में लटकी कैसे रहेगी, देखिए समझिए इस बात को। ये रॉड जिसकी की लेंथ जो है वो एल है, जिसकी लेंथ कितनी है, एल है। ठीक है, और एल कितना है हम लोग का 1.5, और अगर इस पे करंट 2 एम्पियर हम लोग का इधर फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो जो एल कैप है वो भी हम लोग का इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन इधर ले ली तो जो एल कैप है मतलब जो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी वो इधर हो जाएगी, और एल वेक्टर हम लोग का पूरा ऐसा बन जाएगा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो जो ये है और मैग्नेटिक फील्ड उसके बीच का एंगल हमारा थीटा ऐसे फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें जो फोर्स लगेगा वो देखिए वो कैसा लगेगा। फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करके। ठीक है,
इसके पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरीके से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को देखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट देखने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स होती हैं, जैसे एल क्रॉस बी निकालना है ना, तो एल की डायरेक्शन में पुट करते हैं अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे कर्ल कर लेते हैं बी की तरफ। तो मान लीजिए एल अगर इस तरफ था, एल अगर इस तरफ था और बी इस तरफ है, तो इस तरफ हम लोग पहले अपनी उंगलियां पुट करेंगे ऐसी, ठीक है, राइट हैंड ऐसे पुट करेंगे। तो इसका जो पोजीशन होगा थंब का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्या होगा? ऐसा हम लोग का डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो जब इस पे हम लोग एल क्रॉस बी निकालेंगे, एल क्रॉस बी, तो एल क्रॉस बी किधर निकल कर आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकल कर आ रहा है फोर्स एल क्रॉस बी करने में, बट ये क्या है? सस्पेंडेड है। क्या है ये? सस्पेंडेड है। तो अगर ये सस्पेंडेड है तो सस्पेंडेड के लिए यहां पर क्या होगा कि जो फोर्स लगना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो हम जो करंट की डायरेक्शन है वो इधर मान लेंगे। क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, बट हमारा जो काम है वो हो जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया, करंट की डायरेक्शन इधर मान ली। तो ये जो हमारा वेक्टर है एल कैप वाला, एल कैप वाला जो वेक्टर है वो हम लोग का किधर बनेगा? इधर बनेगा, ठीक है। या कह लीजिए कि एल जो वेक्टर है, एल वेक्टर, वो इस डायरेक्शन बनेगा। यानी कि जो एल है वो इस तरफ होगा, उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो एल जब इस तरफ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं उनको एल की तरफ पुट करेंगे इधर, ठीक है, इस डायरेक्शन पे, और उनको कर्ल करेंगे फिर इधर बी की तरफ, क्योंकि एल क्रॉस बी इधर जाएगा, ये बी का डायरेक्शन इधर है। इधर ऐसे कर्ल करेंगे फिंगर्स। तो जब ऐसे कर्ल करेंगे तो जो थंब होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्या होगा? थंब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जब थंब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को, ये रिप्रेजेंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को। यानी कि एल इधर, बी इधर, और जब हम एल की तरफ से अपने पाम को कर्ल करेंगे बी की तरफ तो फोर्स की डायरेक्शन इधर शो करेगी, ठीक है। यानी कि इस रॉड पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में से फोर्स लगेगा तो जो mg डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है उसको वो काउंटर बैलेंस कर लेगा। यानी कि इस मास की वजह से जो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा था mg, वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सस्पेंडेड है मिड एयर पे, इस फोर्स के बराबर ILB साइन थीटा। क्लियर? तो इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये सिंपली हम लोग ऐसे करेंगे इसको, देखिए BIL या ILB कुछ भी लिख दीजिए, ILB इज इक्वल टू mg। ये हो गया, यहां से ये देख पा रहे हैं ILB इज इक्वल टू mg, ये कर दिया। यहां से अब क्या करेंगे, सिंपल B इज इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन IL, mg अपॉन IL। तो mg अपॉन IL यहां से बन जाएगा। mg क्या है हम लोग का? डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट हो रहा है, और BIL था जो ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा था। क्योंकि ये सस्पेंडेड था तो इस पर किसी तरीके का मोशन नहीं था, इसकी वेलोसिटी 0 थी, यानी कि ये फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, mg बराबर ILB। तो वही कर दिया हमने, mg बराबर ILB, और mg बराबर BIL या ILB करने से ये हम लोग का B इज इक्वल टू mg बाई IL हो गया। यहां पर जो थीटा है उसको 90 डिग्रीज मान लिया है, ठीक है, मैक्सिमम यहां पर फोर्स एक्ट हो रहा है। साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। तो जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है उस रॉड पे वो हो गया ILB 1, साइन थीटा की वैल्यू 1। तो इस ये बराबर हो गया mg के। यहां से बस कैलकुलेट कर लिया, m है हमारा 0.2, g ले लिया 9.8, I 2 एम्पियर दिया हुआ है और L दिया हुआ 1.5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.65 टेस्ला निकल कर आ जाएगा। और ये जो टेस्ला है वो किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। यानी कि वो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी? 0.65 टेस्ला। क्लियर? तो इस तरीके से जो हम लोग का
कॉन्सेप्ट है कि एक रॉड है, मान लीजिए हमारे पास एल लेंथ की यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो उसमें लगने वाला फोर्स हम लोग का होता है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये उसका मैग्नीट्यूड होता है, और इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है वो होता है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, ये हो गया। राइट हैंड का यूज करके, राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करके हम लोग फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं एल क्रॉस बी करके। ठीक है, एल को वेक्टर क्यों बनाया है ये भी बताया है। क्यों? क्योंकि करंट की हम डायरेक्शन ऐसे शो नहीं कर सकते, तो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एल का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि आई हम देख नहीं सकते उसको, बट हम लोग एल को देख सकते हैं, एल रॉड की लेंथ को देख सकते हैं ना कि वो किस तरफ है। तो करंट की डायरेक्शन में हम लोग एल वेक्टर को चूज करते हैं, यानी कि रॉड है, रॉड में जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा होगा उसी तरफ मान लेंगे कि वो एल हमारा वेक्टर मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये होता है, और इसका एक इस्तेमाल करके एक प्रॉब्लम को भी आज हमने सॉल्व किया। ठीक है, और इसी डिस्कशन को हम लोग जो है इस पे हम लोग ने एक जो आर्बिट्ररी शेप्ड की वायर थी उस पे कितना फोर्स लगेगा, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसका भी एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। तो आई होप जो आज का सेशन था आपको समझ पे आया होगा। जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पे हम लोग एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से मूव करेगा, उसका पाथ क्या होता है, उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनती है, ये सब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए थैंक यू।